चलो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कल मैंने आपको क्या करा दिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कल मैंने आपको नस्ट इक्वेशन बताई थी, किसके लिए कब यूज करते हैं उसे, नस्ट इक्वेशन बताई थी हमने। और नस्ट इक्वेशन का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास में कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड होती है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब कि टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो, या फिर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से डिफरेंट अगर हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं भाई, उस कंडीशन में हम नस्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा उसी सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन किसके लिए, हाफ सेल के लिए। किसके लिए लगाएंगे भैया, हाफ सेल के लिए। तो आपके पास में इक्वेशन गिवन है, ये एनोड पर होने वाली है और ये क्या है, कैथोड पर होती है। हम जानते हैं कि एनोड पर हमें क्या दिखाई पड़ता है, सर एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, हाँ या ना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो कैलकुलेट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या। कैथोड पर क्या होता है सर, कैथोड पर होगा रिडक्शन, तो इसका जो पोटेंशियल निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, वो निकलेगा रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात बताओ भाई, यहां तक समझ में आएगा, क्लियर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बॉस, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही हमने एक इक्वेशन हाइपोथेटिकल यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई मेटल है, सॉलिड फॉर्म में गिवन है, कोई एलिमेंट है, उसको अपने n इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना चार्ज आएगा उसके ऊपर, प्लस n का चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन अगर तुम्हारे याद होगी तो मैं यहाँ पर बीच में थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो नस्ट इक्वेशन तो कैसे लिखी थी कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या था, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस का 0.059 था, लेकिन हम कलाकार आदमी हैं तो हमने क्या ले रखा था 0.06 अपॉन एन, और लोग बेस 10 में क्या ले रखा था हमने, लोग बेस 10 में हमने क्यू ले रखा था। क्यू की जगह पर प्रोडक्ट की क्या लिख रहे थे हम, एक्टिव मास, ठीक है। क्यू की जगह पर हमने क्या लिखा था, क्यू की जगह पर हमने लिखा था प्रोडक्ट का एक्टिव मास, अपॉन में क्या लिखा था भाई, रिएक्टेंट का एक्टिव मास। ये हमने नस्ट इक्वेशन देखी थी। तो इसी को उठा के क्या लगानी है, यहाँ पर लगानी है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो ये जो आप ईएमएफ ऑफ सेल निकाल रहे, कौन सा निकाल रहे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे, निकाल रहे नहीं निकाल रहे, तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर कि ईओपी इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या मान लिया, ई नॉट ऑफ द सेल मान लिया, माइनस का 0.06। अच्छा डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। कौन सा सेल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर बेटा, हम यहाँ पर यूज करें, अच्छा कोई एग्जांपल लिए फॉर्मूले बना देते हैं। तो क्या बना हमारा, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू, ये क्या है, यानी कि इस हाफ सेल का जो भी ईएमएफ होगा उसमें से 0.06 अपॉन एन लिखा जाएगा लॉग। अब ध्यान सुनिएगा, लॉग के लिए क्यू निकालने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अच्छा प्रोडक्ट तो एक्वस है, तो ये क्या लिखा जाएगा, m की पावर प्लस n लिखा जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अपोन में 1 लिखूंगा, क्या क्यों लिखूंगा सर, ये सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास क्या लिया गया हमारा, 1 लिया गया। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है हाफ सेल के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। जबकि अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल ना लिख करके इसे हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रोड का, कौन सा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है, कौन सा है रिडक्शन पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल माइनस का 0.06 अपॉन में क्या आ गया, एन आ गया लॉग। इस बार प्रोडक्ट क्या है, सॉलिड है, तो ऊपर क्या आएगा 1 आएगा अपॉन, और ये आपका क्या है n की पावर प्लस n निकल करके आ गया। समझ में आ रही बात। यानी कि एक हिंट आपको क्या मिला, एक हिंट आपको ये मिला कि अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल है तो जो आपका आयनिक फॉर्म है वो कहां लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो आयनिक फॉर्म कहां लिखी जाएगी, ऊपर। सर क्यों बताया, लास्ट क्लास में जरा क्वेश्चन देखो मैंने क्या कराया था, ये हाफ सेल ही तो था भाई, अरे था कि नहीं था, था। और मैंने इसे ला करके क्या किया था, यहाँ पर छोड़ा था। तो ये मैंने आपको इसलिए छोड़ा था ताकि समझाने के पर्पज में आपको यहाँ पर ये चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है भाई, प्लस 6 से क्या जा रही है, इलेक्ट्रॉन प्लस 3 में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा। और इलेक्ट्रॉन जब हम गेन करेंगे तो 1 अपॉन करके कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी। तो वही कहानी यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन करके हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हरी बात समझ में। चलो भाई, अब इसी के बेसिस पर आपके सामने स्क्रीन पर 2 सवाल मौजूद है, ठीक है। पहला सवाल है कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। किसका निकालना भैया, जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना। टेम्परेचर है 298 केल्विन, अगर जिंक रॉड इज केप्ट इनटू 0.1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं सेल के कंस्ट्रक्शन करना चाहूं जो कि आपको एग्जाम में नहीं करनी है, वो कैसे है, तो वो ऐसे है कि हाफ सेल होगा, यहां पर क्या लगी हुई
हुई है भैया, जिंक लगी हुई है। ये क्या भर दिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया, अरे भरा नहीं भरा। और ये आपका जिंक की क्या है, ये आपका जिंक की क्या हो गई भाई, ये आपके जिंक की रोड हो गई। और ये क्या हो गया, ZnSO4, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 m। क्या मैं 0.1 m को 10 की पावर -1 m नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा मुझे बताओ, तो ये क्या है भैया, ये तो जिंक की रोड है कि नहीं है। और जिंक का यूजुअली क्या होगा, अच्छा जिंक और कॉपर के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं। एक तरफ मैंने जिंक लिया और दूसरी तरफ क्या लूंगा मैं, कॉपर लूंगा, ठीक है। तो अगर जिंक और कॉपर मैं यहां पर ले रहा हूं तो जिंक का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। और वैसे भी हमने रोड किसकी ली, हमने रोड ली जिंक की। तो जिंक की रोड क्या करती है कि ये क्या करेगी, Zn+2 कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर छोड़ देगी। हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का है वो कितना है, वो है -0.76 वोल्ट। नहीं है तो क्वेश्चन में मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये दो डाटा तो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू 2 आई। तो क्या हुआ भैया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। अच्छा हमें कैसे पता लगा कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छुड़ाने, क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे भी गिवन है, क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। समझ में आ रही बात। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल होता तो कहानी उलट कर देते हम इसकी, लेकिन अभी क्या है, अभी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जिंक को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इसके लिए नॉन इक्वेशन लगाओ कि EOP इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड वाला कितना है, -0.76 वोल्ट हुआ, इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पर 2 है, लॉग। अब ध्यान सुनिएगा, ये जिंक की कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉलिड है, तो दिस अपॉन दिस आएगा, ये तो 1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन, और वो कितनी है भैया, वो है हमारी 10 की पावर -1। समझ में आ रही बात। ये -1 को मल्टीप्लाई कहाँ कर दूंगा मैं, यहाँ अगर कर दूंगा तो माइनस का 0.76 प्लस का 2 से इसे काटेंगे तो 0. क्या बना 03 प्लस का 0.03 और log 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो अगर मैं यहां से करूंगा तो ये माइनस का 0.76 हो गया, ये हो गया। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस का 0.73। ये वोल्ट, इतने वोल्ट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा निकल करके आएगा हाफ सेल जिंक के लिए। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन चेंज किया गया। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि तुम्हारा ऊपर का ही सॉल्यूशन है, उसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब क्या है, 10 गुना डाइल्यूट कर दिया। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अगर उसकी पहले ये थी तो अब इसको क्या कर दो, और ज्यादा डाइल्यूट कर दो, यानी 10 टाइम्स इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितनी चेंज हो गई, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है ना बेटा, वो चेंज होगी कितने से, 10 की पावर -1 से 10 की पावर -2 पर। समझ में आ रही बात। कैसे करा, इसको हमने 10 से डिवाइड करा, नहीं करा भाई, 10 टाइम्स। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि उसे कम किया, कम करने का मतलब है कि 10 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गई, कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 बन गई। इस कंडीशन में सेल का जो ऑस्मोटिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा माइनस का 0.76 तो एज इट इज है, हाँ या ना। प्लस का क्या आएगा, देखो ये 10 की पावर -2 होगा, तो -2 कहां लेके आ जाऊंगा, -2 यहां लेके आ जाऊंगा। आइए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो प्लस का 2 इंटू 0. ये क्या बनेगा आपका 2 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई 2, और log 10 की वैल्यू कितनी है 0, वो सॉरी 1। तो 2 से क्या गया, 2 कटा, तो ये 0.76 का कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया माइनस का 0.70 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल करके आएगा अगर यहाँ पर 10 टाइम्स क्या हो रहा है भाई, डाइल्यूजन हो रहा है। तो मतलब समझ में आ रही बात, आपको कुछ पॉइंट समझ में आया। देखो, अगर आपके लिए ज्यादातर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा यूजुअली उसके लिए क्या मिलेगा, n की वैल्यू 2 मिलेगी। अगर n की वैल्यू 2 है और आपने क्या किया, 10 टाइम्स डाइल्यूजन किया, 10 टाइम्स पानी को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन 10 टाइम कम हो गई, तो उसमें लिए जो सेल का ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वो 0.03 वोल्ट से चेंज होगा। देखिएगा, आप देख लो यहाँ पर क्या है 0.73, यहाँ पर 0.70 है, तो 0. कितने वोल्ट से चेंज होगा, यहाँ पर 0.03 वोल्ट से चेंज होगा। हालांकि ये मतलब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सेम कहानी कहाँ है भैया, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना भाई साहब हमें। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, अरे सर कॉपर +2 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा, हाँ या ना। और इसके लिए Q की वैल्यू कितनी होगी, 1/Cu+2, अरे हाँ या ना, होगी क्या। 1/Cu+2 का मतलब क्या है, 0.1 m का मतलब 10 की पावर -1 है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू 10 होगी। अरे देख लो भाई कैसे होगी, 10 की पावर -1 को ऊपर ले जाओगे क्या बचेगी 10। अब कुछ नहीं करना, ईएमएफ ऑफ द सेल ले लो भैया। अच्छा, कॉपर का जो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कॉपर +2 से कॉपर में जाने का, वो होता है प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा 0.34 वोल्ट प्लस का 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Q की जगह क्या आ जाएगा 10, इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया 0.03 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.34 प्लस 0.06
0.03, इसका मतलब हो गया 0.37 वोल्ट, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। सेम क्वेश्चन क्या है, अगर अब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया कितने गुना, 10 की पावर -10, तो अब यहाँ पर कॉपर +2 के आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके, डाइल्यूट कर रहे ना तो है भाई, हाँ वो 10 की पावर -1 है ना, तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर -2। तो यहाँ पर हम इसके लिए Q की वैल्यू क्या निकालेंगे, सॉरी कॉपर +2 का की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10 की पावर -2, और इस इक्वेशन के लिए आएगा 1/10 की पावर -2, बोले तो Q की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, Q की वैल्यू होगा, Q की वैल्यू 10 की पावर 2 निकल के आ गया। आ रही बात समझ में, क्लियर है। चलो तो अगर मैं यहाँ पर EMF ऑफ सेल निकालूंगा कितना आएगा, 0.34 वोल्ट प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 log 10 की पावर 2 का क्या हो जाएगा, 2 log 10, और 2 log 10 इंटू 2 इंटू log 10 की वैल्यू 1, 2 से 2 गया तो कितना बचा 0.06, तो ये आंसर आया 0.4410 की 0 हासिल लगा 140 वोल्ट निकल के आ गया। फिर देखा तुमने क्या हुआ, 0.37 से क्या हुआ 0.40, यानी कि अगर n फैक्टर कितना है 2 है, डाइल्यूट कर रहे 10 टाइम्स, तो आपका EMF किस रेट से किस उससे चेंज होगा, आपके 0.03 टाइम्स क्या होगा आपका चेंज होगा। ठीक है, रिडक्शन ये यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, देखिएगा पीछे देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या है 0.73 से क्या हो रहा है 0.70, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो गया भैया आपका, यहाँ पर 0.37 से 0.47, यहाँ पर भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। बोलो भाई यहाँ तक की कहानी समझ में आई क्या। अब अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल का। हालांकि मैंने अभी पीवाईक्यू देखे, इसके ऊपर इतने पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्या ये एक्सक्लूसिवली बोर्ड के लिए नहीं है, केवल और केवल नीट के लिए, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें कैथोड और एनोड दोनों ही किसकी लेते हैं, हम सेम मेटल की लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया, एक कैथोड अलग है एक एनोड, लेकिन इस बार हमने क्या किया, कैथोड और एनोड सेम ले लिया, और हमने एक को एनोड एज्यूम कर लिया, एक को कैथोड क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। जब दोनों ही सेल एज्यूम है तो इनका स्टैंडर्ड EMF कितना हो जाएगा, 0। कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड EMF निकालते हैं E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। सर कैथोड का भी सेम रहेगा, एनोड का भी सेम रहेगा, वैल्यू क्या 0, लेकिन इनका जो नॉन स्टैंडर्ड EMF है वो 0 नहीं होगा, वो आपने क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि सर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोड है सेम टाइप का है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड ही लेते हैं हम। कैसा लेते हैं, सेम टाइप का। जैसे यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया है, इधर भी जिंक की रोड है, इधर भी जिंक की रोड है, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्यूशन यहाँ पर ZnSO4 का, यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन है। कंडीशन क्या मान ली कि C1 इज नॉट इक्वल टू C2, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या अलग है। कुछ नहीं करना, जैसे तुम पहले से करते हुए बिल्कुल वैसे ही करना। और एक पॉइंट, और यहाँ पर की पॉइंट क्या निकल गया, E नॉट ऑफ द सेल कितना हुआ, 0 हुआ। तो अगर मैं इसके लिए सेल का नॉन स्टैंडर्ड EMF निकालता हूं, तो नॉन स्टैंडर्ड EMF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये होता है हमारा E नॉट ऑफ द सेल माइनस का 0.059 अपॉन n की जगह क्या ले लो भाई, 2 ले सकता हूं क्या मैं, हाँ भाई। अब n की जगह 2 लूंगा, नहीं लूंगा, कैसे लिया सर, जिंक की रोड है तो जिंक ने Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 क्यों ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। लॉग, अच्छा Q में क्या लिखना, C1 अपॉन C2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये C1 अपॉन C2 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो EMF ऑफ द सेल मेरा निकल कर कितना आ गया, माइनस का 0.059 अपॉन 2, और ये कितना आ गया, लॉग C1 अपॉन C2। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू माइनस का 0.03 लॉग C1 अपॉन C2। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। C1 हमने इस कॉन्सेंट्रेट इसका, और C2 हमने क्या ले लिया, उसका ले लिया। तो ये हमारे सेल का क्या निकल के आ गया, कॉन्सेंट्रेशन सेल का EMF निकल के आ गया। कॉन्सेंट्रेशन सेल के EMF में निकालना है हमें कब, अगर हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। और कंडीशन हमने क्या रखा, कंडीशन रखा, प्रेशर कितना रखा हमने यहाँ पर 1 atm रखा, ठीक है। तो एनोड पर ये होगा, हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, कैथोड पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ है ना, ठीक है। चलिए अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में निकालता हूं यहाँ पर, किसका भैया, इसका। ध्यान से सुनिएगा, देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में तो 0 है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, लेकिन जब हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल बना दिया और कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो इस कंडीशन में टेम्परेचर भी कितना है, 298 केल्विन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन सॉरी प्रेशर भी कितना है, 1 atm ले लिया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं ली, अलग अलग ले ली। तो क्या ये यहां पर स्टैंडर्ड EMF 0 होगा, नहीं भाई। समझ में, स्टैंडर्ड EMF तो
कंडीशन ही क्या है कि 298 केल्विन 1 एटीएम और 1 मोलर का है, लेकिन अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन चेंज कर दी तो कहानी क्या हो गई, अलग होगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो वही हाफ सेल वाली इक्वेशन हम लगाएंगे। सर ई नोट ऑफ द सेल कितना हो गया, 0 हो गया, तो माइनस का 0.06 अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा लॉग, अब ध्यान से देखिएगा, लॉग ये क्या है, लॉग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, क्या ले लिया मैंने, लॉग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर मैंने यहां पर ले लिया। सर अपॉन में S2 कर लो भाई, 1 एटीएम का प्रेशर है, लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ रहा, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे ईएमएफ ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में वो क्या होगा, 0 हो गया, माइनस का 0.06 अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, लॉग दिस अपॉन दिस आएगा, दिस की वैल्यू क्या है 1 एटीएम, प्रेशर रखा जाएगा, यानी P1 अपॉन P2 करके रखते हैं ना, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है भाई, कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा, क्या लग रहा, चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 0.06 अपॉन 2 आ गया। अच्छा इसे सॉल्व कर लेते हैं भैया, माइनस का कितना आ गया, माइनस का आ गया भाई आपका 0.03, हाँ या ना, आ गया। अब देख ये log h की पावर 2 है, तो ये 2 कहां जाएगा, आगे आएगा, तो इनटू में क्यों, ऐसा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, माइनस का 0.06 अपॉन 2 इंटू में क्या आ गया, 2 आ गया, हाँ या ना, 2 और क्या बच गया, ये लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये 2 से क्या गया, ये 2 खत्म गया। ध्यान से देखो, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में, किसके बराबर होता है, पीएच के बराबर होता है। तो जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा 0.06 इंटू पीएच। समझ में आ रही बात आपके, अब आ गई क्या, ठीक है, आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा 0.06 इंटू पीएच। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा सर, माइनस का 0.06 इंटू पीएच। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उतना ही क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट साइन में यहाँ पर देखने मिलेगा। लेकिन सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो ये क्या है तुम्हारा, माइनस का 0.06 अपॉन में 2, हाँ या ना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर चली जाएगी, तो ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर -2 होगा, -2 आगे लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटू में 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव पीएच हो गया। अरे हो गया, नहीं हो गया, तो इसलिए ये गया, तो क्या बचा, माइनस का पीएच ऑफ 0.06। ये क्या है हमारा, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सर क्यों बता रहे, क्वेश्चन यहाँ से आपका डायरेक्ट पीएच पूछ सकता है कि आपका एक हमने हाफ सेल इस तरीके से दिया हुआ है, हाफ सेल में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी इतनी है, आ रही बात समझ में, तो सॉल्यूशन का पीएच क्या करें आप, कैलकुलेट करें, या वो सॉल्यूशन का पीएच दे सकता है, पूछ सकता है, कैसे दे करके, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे करके। ठीक है, मान लो मैं यहीं पर एक क्वेश्चन करता हूं कि हमने एक एसिड लिया, HCl एक एसिड लिया, जिसका जो पीएच है वो कितना है, जिसका जो पीएच है 2 है। अगर ऐसे सॉल्यूशन का हम HCl जिसका पीएच की वैल्यू क्या है 2 है, तो उसके लिए आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। तो पीएच कितना है हमारा, यहाँ पर 2 है, और ये इतना 0.06, तो कितना आ गया 0.12, हमारा सीधा सीधा आंसर निकल करके यहाँ पर आ जाता है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके, क्लियर है। अच्छा देखिएगा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि देखो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस का 0.06 अपॉन 2 लॉग C2 का स्क्वायर अपॉन C1 का स्क्वायर। ये कब है, ये तब है जब हमने दोनों सेल को एक जगह पर मिक्सअप कर दिया। ठीक है, अरे क्लियर है ना, ये हमने दोनों सेल को क्या करा, दोनों सेल को एक जगह पर हमने क्या करा, ऐड करा, और ऐड करने पर कंडीशन ये रखी हमने कि C1 C2 को बराबर नहीं है, तो जो आपका C2 यानी कि उस साइड पर है और इस साइड पर है, उसको हमने क्या कर दिया, इस तरह से लॉग की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे। अगर C2 की वैल्यू क्या है हमारी बेटा, C1 से ज्यादा होगी, अगर C2 की वैल्यू क्या है, C1 से ज्यादा होगी, तो ये C2 की वैल्यू ज्यादा है, ये C1 कम है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आएगी नहीं आएगी, पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, ये पॉजिटिव है, इसमें से माइनस करेंगे तो ईएमएफ ऑफ द सेल कितना निकल के आएगा आपका, पॉजिटिव होगा, और कंडीशन सेल कैसा होगा हमारा, स्पॉन्टेनियसली काम करेगा। लेकिन अगर C2 की कॉन्सेंट्रेशन C1 से क्या हो गई भैया, कम हो गई, तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक क्वेश्चन वो है, वो देखिएगा हमारा। ठीक है, अगर हम उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, तो उस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करो, ये इस तरीके से करो। तो पहले हम इस तरीके से करते हैं, तो ईएमएफ ऑफ द सेल हमारा कितना निकल के आया, ईएमएफ ऑफ द सेल ई नोट ऑफ द सेल, वो तो 0 हो गया भैया, इसके लिए क्या है, ये तो 0 हो गया, नहीं हो गया, हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 0.06 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे भैया, यहाँ पर हम 2 ले रहे, लॉग। अब ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान से क्या सुनना, ध्यान से सुनना, देखो कहाँ सुनना आपको, रुक जाओ जस्ट मिनट, कहाँ गए हो,
देखो C1 और C2 समझो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा वो मैंने क्या माना, C1 माना। जिसका रिडक्शन हो रहा वो मैंने क्या माना, C2 माना। ध्यान सुनिएगा। और जब भी मैं Q की वैल्यू निकाल लूंगा, Q की वैल्यू, अच्छा सॉरी उल्टा हो गया वहां पे, कोई बात नहीं है, वो C1 अपॉन C2 है ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, निकालते हैं। चलो उसके लिए देखते हैं, कभी आप मतलब बाद में कंफ्यूजन हो जाए, इसके लिए हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में वो सेल है, ठीक है, तो हमारे पास में सेल है, तो क्या बनेगा, H2 प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स अस क्या बनेगा, H2 प्लस 2H पॉजिटिव। ऐसा एक ही तो बात है। देखो ये H2 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 2H पॉजिटिव के अंदर, और ये कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, तो 0 से +1 जा रहा, इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ये यहां से यहां जा रहा, इसका क्या हुआ, इसका हुआ रिडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है लिए। अच्छा इसके लिए क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा, आपके एनोड पर हो रहा, तो एनोड की कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या मान ली, C1। ठीक है, तो यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या मान ली भैया, C1 मान ली। रिडक्शन कहां हो रहा जी हमारा, कैथोड पर मान ली। ठीक है, तो कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या मान ली, C2 मान ली। मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी है, C2 है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी भैया हमारी, C1 अपॉन C2, और C1 का स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारी बन के चलेगी, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर हम क्या करेक्ट कर देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, हमारा C1 हो गया, और ये हमारा C2 हो गया। कंडीशन याद रखिएगा कि C1 कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होगी हमारी, एनोड पर होगी, और C2 कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होगी भैया हमारी, कैथोड पर होगी। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, तो एनोड और कैथोड है। अब देखो ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, ये क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन मेरी कौन सी हो गई, ये कॉन्सेंट्रेशन मेरी एनोड की हो गई, और ये कॉन्सेंट्रेशन मेरी क्या हो गई भाई, कैथोड की हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। log Q, Q पे मैंने क्या रखा, Q पे मैंने रखा C1। C1 का मतलब क्या है मेरा, एनोड बाई कैथोड, ऐसे तो लिखा जाएगा। तो एनोड पर क्या है मेरा, एनोड पर है 10⁻³ डिवाइडेड बाई कैथोड पर है मेरा 10⁻5। ऊपर ले जाऊंगा क्या बचेगा, 10⁻2। भैया -3 से कटा 2 बचा, 10⁻², -2 आगे आएगा, प्लस आएगा, 2 से 2 खत्म होगा, तो क्या बचेगा आंसर, 0.06 वोल्ट EMF ऑफ द सेल हमारा यहाँ पर निकल करके आएगा। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल ये सर इतना लंबा कैलकुलेट क्या करोगे, इतना लंबा कैलकुलेट क्या करोगे, सीधा सीधा आसान तरीका क्या है कि EMF निकालना है, तो 0.06 में pH के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने, EMF निकालना है, EMF निकालना है, तो 0.06 में क्या कर दो, pH के डिफरेंस। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही मुझे, ऐसा लग रहा मैंने, जस्ट ए मिनट। हाँ लग गई, नहीं कर दी गड़बड़, वही तो लग रही, मैं बताऊंगा कहां से। दादा ये भैया यहां पर ये कितना है, 2 है, तो C1 स्क्वायर है ना, अपॉन C2 स्क्वायर है, तो C1 अपॉन C2 का मतलब देखो C1 क्या है हमारा, एनोड, एनोड का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी डिवाइडेड बाय क्या होगा, कैथोड। तो एनोड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हमारी, 10⁻3, तो ये बनेगा 10⁻3 का स्क्वायर बनेगा भाई, अपॉन में 10⁻5 का स्क्वायर बनेगा। अब बना ये 10⁻6 हो गया, ठीक है, 10 की पावर क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। ठीक है, चलिएगा स्टेप करते हैं इसे, ये हम करते हैं माइनस का 0.06 अपॉन 2। अच्छा इंटू में क्या हो गया, 10 की पावर लॉग, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं इसे। ठीक है, इसे यहीं पर सॉल्व कर, 10 की पावर क्या हो गया, इधर -6 हो गया, इधर 10 की पावर -10 हो गया, ऊपर गया 10 की पावर प्लस का 4 निकल के आएगा। अब आएगा नहीं आएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस के 10 ऊपर जाएंगे प्लस के 10, तो कितना आएगा, प्लस का 4। प्लस का 4 आगे करूंगा तो मैं क्या करूंगा भैया, 4 log 10 करूंगा कि नहीं करूंगा, तो ये 2 से 2 खत्म हुआ, ये वैल्यू आएगी 0.6×12 माइनस का 0.12 वोल्ट हमारा ये निकल के आएगा। अब आंसर सही है, मुझे भी लग रहा था ना, मगर यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब सवाल क्या, अब ट्रिक निकाल दो, पीएच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। सर सॉल्यूशन में तो पीएच दे नहीं रखा, अरे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखी भाई, बताओ जरा। देखो इस वाले की हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻3, तो इसका पीएच कितना हुआ, 3 हुआ, भूल गए क्या। इस वाले की हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁵, इसका पीएच कितना हुआ, 5 हुआ, तो डिफरेंस कितना आया, 2 का। डिफरेंस कितना आया, 2 का। तो ईएमएफ कितना निकल के आया, ईएमएफ निकल के आएगा 0.06 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना है, 0.12 वोल्ट। सर माइनस के प्लस का कैसे पता लगेगा, देखो अगर एनोड का पीएच ज्यादा है कैथोड से, ये क्या है एनोड है, एनोड का पीएच ज्यादा है अगर कैथोड से तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर एनोड का पीएच कम है कैथोड से तो वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव। ये एनोड का पीएच है, वो कैथोड का पीएच है,
एनोड का पीएच कम है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाएगी। तो ये आपने क्या रखना है भाई, आपने ध्यान रखना है। समझ में आई बात यहाँ पर? तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पीएच से रिलेटेड कहानी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल हमारा पूरी तरह से क्या हुआ भाई, गैल्वेनिक सेल हमारा यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, नंबर 1। उसके अलावा ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती, करवानी पड़ती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी के रूप में, इसीलिए इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कही जाती है। आरी बात समझ में? यूजुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो आप यूज करते हैं इलेक्ट्रोड का, वो प्लेटिनम वगैरह के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं यूजुअली जनरली नॉर्मली। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं और नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यूजुअली वहां पर क्या करते हैं आप, वैसा ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पर एक सीरीज आती है जिसमें हमें ये पता लगेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा, हाइड्रोजन गैस बना सकते हो नहीं बना सकते, रिएक्टिविटी होगी नहीं होगी, कंपाउंड रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, इलेक्ट्रोड कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, सारी चीजें एक सीरीज से डिसाइड करेंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने लिथियम से शुरू करी, लिथियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, वाटर, जिंक, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज क्या है, मैग्नीशियम, ओहो मैंगनीज होगा रहेगी, ठीक है, मैंगनीज, टिन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना मान लिया हमने 0.00 वोल्ट, ठीक है, कॉपर, मरकरी, Hg, Ag, Pt, Au, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है, तो इधर से इधर आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर ये 0 है और ये वैल्यू यहां से बढ़ती हुई आ रही है, तो क्या यहां से यहां तक ले तक के सबका वैल्यू नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? अगर ये 0 है बढ़ती जा रही तो ये सारों की वैल्यू क्या पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? बताओ भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एसआरपी वैल्यू ज्यादा है किसकी, फ्लोरीन की, सबसे कम है किसकी, लिथियम की। अब इस टेबल से कुछ कंक्लूजन है हमने यहाँ पर लिखा। अगर आपको 2 मेटल दे दिए और पूछे बताओ किसका कैथोड रखोगे किसका एनोड रखोगे, मैंने आपको बताया था कि सर रिडक्शन होगा कैथोड पर और ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर। रिडक्शन कैथोड पर किसका होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी। तो सीधा सीधा बता दूं कि आपका जो डाउन वाला है, जो नीचे वाला है, वो क्या है, वो कैथोड है, क्योंकि इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है भाई, उसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। जो ऊपर वाला है वो क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसके अलावा ताकतवर कौन सा है, ताकतवर है भैया आपके ऊपर वाला। ताकतवर क्या है, आपके ऊपर वाला, नीचे वाला ताकतवर नहीं है। तो ऊपर वाला ताकतवर होने का मतलब यह है कि आपका ऊपर के जितने भी एलिमेंट है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं समझा रहा हूं आपसे, देखिएगा क्वेश्चन ये है हमारा कि मैंने बोला कि Zn प्लस H2SO4, ठीक है, ये क्या बनाएगा मेरा, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज करेगी, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को Cu प्लस H2SO4 से कराऊं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। सवाल है क्यों? आ रही बात समझ में? तो देखिएगा, अब ये जिंक है ना, इस जिंक ने किसे हटाया, इस हाइड्रोजन को हटाया। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखता हूं तो जिंक कहां है मेरा भाई, ये रहा जिंक, हाँ है ना। हाइड्रोजन कहां है मेरा, ये रहा। तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर वाले ने क्या कर दिया, नीचे वाले को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगले वाले में हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर, हाइड्रोजन कॉपर को हटा सकता है भाई। हाइड्रोजन किसे हटा सकता है, कॉपर को हटा सकता है, कॉपर नहीं हटा सकता हाइड्रोजन को। ध्यान से सुनिएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर गलती से ये रिएक्शन हमारी हो जाए तो भैया ये रिएक्शन क्या है हमारी, H2SO4 प्लस क्या है भैया, कॉपर, ये हमारी रिएक्शन पॉसिबल बन सकती है, ठीक है भाई। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो इतनी क्या रखनी भैया, आपने याद रखना कि ये आपका यानी कि ट्रिक है। अभी ये क्वेश्चन आसान करने का तरीका है कि ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, हटा सकता है। टॉप टू बॉटम एसआरपी अगर ज्यादा होगा, ध्यान सुनिएगा, इधर ध्यान दे, टॉप टू बॉटम अगर एसआरपी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। यानी ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर जो है बढ़ता चला जाता है। सर कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। देखो, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, एसआरपी वैल्यू बढ़ रही है। एसआरपी वैल्यू का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, मतलब वो रिड्यूस होना चाहता है बड़ी शिद्दत से, बहुत ज्यादा शिद्दत है उसे रिड्यूस होने की, कॉमन सेंस की बात है, बहुत ज्यादा शिद्दत है रिड्यूस होने की। रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना है, मतलब वो बहुत शिद्दत से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जितनी शिद्दत से वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, सामने वाले को उतना ही मजबूर करेगा कि तू बड़ी जल्दी से मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, और सामने वाला क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन। ये तो बोला कि एसआरपी बढ़ती जा रही, इलेक्ट्रॉन लेने की चाह बढ़ती जा रही, इलेक्ट्रॉन लेने की चाह बढ़ती जा रही, तो सामने वाले को मजबूर करा ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, सामने वाला का ऑक्सीडाइजिंग इतनी जल्द आसानी से करेगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अच्छा देखो, इधर से इधर आने पर क्या हो रहा है, मेटल तो सारे के सारे इधर है, नॉन मेटल इधर, ठीक है। तो इधर से इधर आने पर रिएक्टिविटी, ऊपर से नीचे आने पर यूजुअली रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही,
ऊपर से नीचे आने पर यूजुअली क्या होती है आपकी, सॉरी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब यहाँ क्या है, मेटल है, यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल। तो जो मेटल है उनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और नॉन मेटल की क्या है यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। ये आपका कंक्लूजन है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? अब ये देखेगा दो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझिएगा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि सामने वाले का रिडक्शन कराएगा, मतलब खुद क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब क्या है, उसकी खुद की एसआरपी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि एसआरपी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बेटा, वो लो होनी चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसकी है, आयोडीन की है। कैसे पता लगा सर, ये 5-4 बार देख लियो। ये क्या है, ये रहा हमारा आयोडीन ऊपर है, ये फ्लोरीन है, इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी क्या है, सबसे कम है। तो एसआरपी वैल्यू यहाँ पर किसकी है भैया, आयोडीन की सबसे कम है, इसलिए आंसर क्या आ गया, ये गया। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एसआरपी किसकी कम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम में। देखिएगा अगर मैं आपसे यहाँ पर बात बताऊं तो यहाँ पर सोडियम हमारा सबसे पहला आएगा, देखिएगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम कहाँ गया, ये रहा क्रोमियम। तो सबसे ज्यादा किसका, क्रोमियम का। सबसे कम किसका, सोडियम का। जिसकी एसआरपी सबसे कम है वो उतना ही अच्छा क्या होगा, उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, सोडियम आ गया। समझ में आ रही की बात आपके, है भाई, क्लियर है? चलिए अब जो मैं बात करने वाला हूं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। कितना देर का हो गया है, 30 मिनट होली मुझे पढ़ाते हुए, वाकई में। अच्छा जी, चलो तो कोई बात नहीं, कराऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, अगर अब मैं आगे बात करता हूं किसके बारे में भैया, अब मैं आगे बात करता हूं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ठीक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसके न्यूमेरिकल में कराऊंगा कल। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। तो अब हम बात क्या करेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, याद रखिएगा। तो फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो वेट बनेगा, टूटेगा, आ रही बात समझ में, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा आपने उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कराया, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, W है यहाँ पर वेट ऑफ इलेक्ट्रोड, याद रखना है। W क्या है भैया, हमारा पर वेट ऑफ इलेक्ट्रोड है, वो घटेगा बढ़ेगा किसके भी पर डिपेंड करेगा, Q के ऊपर। सर ऐसे क्यों बता रहे, देखो इलेक्ट्रोड अगर तुम्हारी क्या है, नॉन रिएक्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइज घटना बढ़ाना तो है। लेकिन अगर रिएक्टिंग है, अगर कैसी है, रिएक्टिंग है, तो किसी का साइज घटेगा, किसी का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो W इक्वल टू क्या है, Q है। अच्छा Q बराबर क्या होता है भाई, IT, हाँ है ना, अरे होगा नहीं होगा। तो W इक्वल टू क्या, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, IT, और W इक्वल टू क्या हो गया, ZIT। अरे सर Z क्या है, Z है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जानेंगे, इक्विवेलेंट कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। Z की वैल्यू अगर हम निकालने की बात करें तो Z की वैल्यू हमारी आती है, वो आती है बेटा हमारी, क्या आती है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 96500। क्या आती है, सॉरी मॉलिक्यूलर में इक्विवेलेंट वेट आती है। ठीक है, क्या आएगी हमारी, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 965 क्या होगा, 00। ये हमारी Z की वैल्यू आएगी। ये कैसा है, क्यों आई, किसी काम की नहीं है। ठीक है, Z की वैल्यू, ये फॉर्मूला तो ये भी काम करना है, फाइनल फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या है। Z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 96500। हाँ है ना, ठीक है। अच्छा हम जानते हैं सर हमारा जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो हम यही तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह पर अगर मैं पुट करूं तो W का वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है, इनटू में क्या हो गया 96500 और ऊपर क्या हो गया हमारा I इंटू टी। तो यहां से कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि वेट जो है हमारा वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज होगा। समझ में आ रही बात। तो वो वेट क्या है हमारा, वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट इंटू I। अब ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ कि इक्विवेलेंट वेट से मॉलिक्यूलर वेट में ऑलरेडी आपको पहले क्या किया जा चुका है, बताया जा चुका है। यहाँ से एक और फॉर्मूला नया ड्राइव कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट है, इसे कहाँ ले आओ यहाँ पर, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या हो गया I इंटू टी अपॉन में क्या हो गया एन फैक्टर इनटू में क्या आ गया भैया 96500। ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स है भाई, है क्या नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स रहा है भाई, अगर ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स रहा तो ये क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया, हाँ है ना। तो ये लो भैया ये क्या हो गया हमारा, इसके बराबर आगे निकल गया, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। अगर हमारा करंट टी और दोनों कांस्टेंट है, कॉमन सेंस की बात है, ये हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो एन फैक्टर के क्या है भैया,
इनवर्सली रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल करके आएंगे। तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैथोड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड निकालूं तो एन फैक्टर किसका लेना पड़ेगा, एनोड का, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर किसका लेना पड़ेगा भाई, कैथोड का। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैं आपको कल कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ये आप याद रखो, बाकी सब चीजें जहन में अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड हम लॉ करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं कि अगर आपके एक या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो चूंकि हमने अभी भी क्या पढ़ा, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट के, है ना। ठीक है, तो W1 is to W2 is to W3 is to, ठीक है, W4 वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E1 is to E2 is to E3 is to E4 का। यानी जितनी रॉड तुम यूज करोगे उन सभी का वेट। भाई इसी फॉर्मूले से तो कराना हमने, क्या दिक्कत है। यानी कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट वेट किसका, 1 का अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 का। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकल करके आएगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये अपने क्या रखना, ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ चीज और याद रखनी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, वो होता है 96500 कूलम होता है। एक तो चीज आपको क्या रखनी, याद रखनी। ठीक है, आ रही बात समझ। ठीक है भैया, ये तुम्हें क्या रखना भैया, ये तुम्हें याद रखना। ठीक है, और अगर आपने बेसिकली बात सुनिएगा कि अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आप इतना चार्ज फ्लो करा रहे, क्या कर रहे हैं, अगर आप इतना चार्ज फ्लो करा रहे तो जो वेट प्रोड्यूस होगा ना, इतना चार्ज जब आप फ्लो कराओगे तो जो वेट प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब आप 96500 कूलम का चार्ज फ्लो कराओगे तो उसमें कितना वेट होगा, जो भी वेट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर आता है निकल के। या फिर बोल सकता हूं कि 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराने का जो वेट होगा आपका, वो कितना बनेगा, इक्विवेलेंट वेट। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हम इसके अलावा इस पर हम न्यूमेरिकल क्या करेंगे, कल देखेंगे। और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।